कार्ल मार्क्स के दार्शनिक विचारों के विकास क्रम में आज हम बात करेंगे उनकी पुस्तक जर्मन आइडियोलॉजी की। यह पुस्तक उनकी सीधे अपने विचारों को प्रस्तुत करने की पहली पुस्तक है दार्शनिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में। इसके बारे में उन्होंने अपनी अवधारणाओं की घोषणा की है। ब्रुसेल्स में 1845-46 के बीच मार्क्स और एंगल्स ने मिलकर ये रचना की। एक तरह से उनकी ये संयुक्त पहली रचना है जो दर्शन के क्षेत्र में कुछ बड़ी घोषणाएं करती है। इस समय जो हेगेल पंथ का जोर था पूरे जर्मनी के अंदर, सभी लोग हेगेल के दार्शनिक विचारों से प्रभावित थे और अधिकांश लोग उसके शिष्य बनकर उसके विचारों का प्रचार करते थे। हेगेल के बाद यह आंदोलन दो हिस्सों में बंट गया और हेगेल की आलोचना शुरू हुई। हेगेल की जो आलोचना हुई तरुण हेगेल पंथियों द्वारा, वो जर्मन आइडियोलॉजी में मार्क्स उसका विशद विश्लेषण करते हैं और स्ट्रास दार्शनिक के साथ ये आलोचना जो शुरू हुई वो निरंतर विभिन्न तरीके से विकसित होती चली गई। तो मार्क्स कहते हैं ये सारी जो आलोचना है ये कोई हेगेल की बुनियादी अवधारणाओं के खिलाफ नहीं है, बल्कि हेगेल के जो विभिन्न पक्ष हैं, एक दार्शनिक एक पक्ष पे जोर दे देता है, दूसरा दार्शनिक दूसरे पक्ष पे जोर दे देता है, तीसरा दार्शनिक तीसरे पक्ष पे जोर दे देता है। इसलिए ये कोई बुनियादी बात पे अंतर नहीं पैदा कर पाते। तरुण हेगेल पंथियों की इस सारी आलोचना में इनके सार तत्व के रूप में मार्क्स इस बात को कहते हैं कि ये लोग जो हैं हेगेल की आलोचना करते हुए भावना के पक्ष को, आइडिया के पक्ष को तो बनाए रखते हैं और ये धार्मिक भावना को अपना केंद्र बनाते चलाते हैं। अब धार्मिक भावना को केंद्र बनाने के कारण ये लोग जब विशद विश्लेषण करते हैं तो ईसाई धर्म के बहुत से पक्षों का उद्घाटन इनके दर्शनों में होता है और यही इनकी उपलब्धि रहती है। जहाँ तक हेगेल का सवाल है तो हेगेल का विशालकाय दर्शन जो है वो प्रभावित इससे ज़्यादा होता नहीं है। हेगेल की बात चलती रहती है। हेगेल के दर्शन को जो बड़ी चुनौती देते हैं भौतिकवाद के द्वारा, वो बाद में फायरबाग देते हैं। यहाँ मार्क्स एक बात को और स्पष्ट करते हैं कि ज़्यादातर जो आजकल मार्क्सवादी हैं वो आर्थिक क्रांति को ही समझते हैं, समाज बदलता है। लेकिन मार्क्स यहाँ ये बात स्पष्ट करते हैं कि जर्मनी के अंदर 3-4 सालों में हेगेल के बाद एक अभूतपूर्व क्रांति घटित हो रही है और इस क्रांति ने लोगों के सोचने समझने का ढंग और बातें बिल्कुल बदल दी। वो कहते हैं ये फ्रांस की क्रांति और इंग्लैंड की क्रांति के मुकाबले बहुत तेजी से घटित होने वाली क्रांति है। किस रूप में? कि जो पुरातन तरीके से लोग सोचते थे उन्होंने अब नए पूंजीवादी चिंतन के तौर पे सोचना शुरू कर दिया है, तो इसे भी वो क्रांति मानते हैं। यानी उनका तात्पर्य ये है कि समाज का विकास विभिन्न अवस्था में जो वैचारिक अंतर पैदा होता है समाज में, वो किसी भी तरह से हो सकता है। चाहे इंग्लैंड में राजतंत्र के धीरे धीरे खत्म होने से और लोकतंत्रवादी शक्तियों का पार्लियामेंट में बढ़ने से हो, या फ्रांस में बार बार क्रांतियां करके हो। अंतिम परिणाम ये होता है कि लोग नए तरीके की व्यवस्था का निर्माण करते हैं और नए तरीके से सोचने लगते हैं। जर्मनी के बारे में वो ये बात कहते हैं कि हेगेल के द्वारा जो जर्मनी में दर्शन प्रस्तुत करा गया उसकी बड़ी भूमिका ये रही कि लोगों ने पुराने तरीके से सोचने से आगे बढ़ना शुरू करा और फिर हेगेल की आलोचना करते हुए फायरबाग तक ये पूरा चेंज हुआ। खुद मार्क्स भी अपने आप को उसी क्रम में देखते हैं और जर्मनी के अंदर ये वैचारिक क्रांति जो संपन्न होती है ये वहाँ की आगे आने वाली आर्थिक और सामाजिक क्रांतियों के लिए पृष्ठभूमि का कार्य करती है। कोई परिवर्तन किसी भी तरीके से घटित होता है, ये बात जर्मन आइडियोलॉजी में समझ में आती है, जो अक्सर मार्क्सवाद में इस बात पे चर्चा जो मार्क्सिस्ट लोग हैं वो नहीं करते हैं। दूसरी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जर्मन आइडियोलॉजी में मुझे दृष्टिगोचर हुई कि वो कहते हैं कि जो लोग वैचारिक काम में लगे होते हैं, यानी हर समय विचार जो है प्रमुख रूप से सत्ताधारी वर्ग के विचार होते हैं,
और सत्ताधारी वर्ग के जो विचार हैं और जो लोग इन्हें प्रस्तुत करते हैं, इन्हीं कामों में लगे रहते हैं, उन्हीं में सबसे पहले स्पिरिट होता है। यानी जो विद्रोहात्मक विचार पैदा होते हैं उसकी शुरुआत निचले वर्गों से ना होके ऊपर के शासक वर्गों के एक हिस्से के द्वारा ही होती है। लेकिन शुरुआत होने के बाद जब ये विचार नीचे तक पहुंचते हैं तो समाज में उथल पुथल शुरू होती है, परिवर्तन होता है। जर्मन आइडियोलॉजी के प्रथम खंड में इस प्रकार हम देखते हैं कि कार्ल मार्क्स जो है वो इस बात को बताने की कोशिश करते हैं कि जर्मनी में क्रांति या सामंतवाद से पूंजीवाद का ट्रांसफॉर्मेशन वैचारिक क्रांति के द्वारा हुआ और अपनी यथार्थता में ये हेगेल के दर्शन और उसके बाद उनकी आलोचनाओं से होते हुए विकसित हुआ। खुद मार्क्स भी उसी क्रम का एक परिणाम है। दूसरे खंड में, जर्मन आइडियोलॉजी का जो दूसरा खंड है, उसमें मार्क्स कुछ दूसरी बुनियादी अवधारणाओं पर चर्चा करते हैं और दूसरे दार्शनिकों की आलोचना करते हैं। जैसे हमारा प्रस्थान बिंदु क्या हो दुनिया का, तो मनुष्य जो है, प्राणवान मनुष्य यानी जीवित मनुष्य जो है, वो कहते हैं यही हमारी शुरुआत का प्रारंभ बिंदु है पूरे विकास क्रम को समझने के लिए, वर्तमान को समझने के लिए। तो प्रस्थान जो है, शुरुआत जो है, वो मानव के द्वारा होगी और जो मानव जो है पशु जगत से अलग होता है, क्योंकि वो प्राणवान मानव जो है अपने आप को उत्पादन की प्रक्रिया में जब संलग्न करता है तो उसकी जो परिस्थितियां होती हैं उत्पादन की, उन परिस्थितियों के अनुरूप उसकी चेतना का विकास शुरू होता है। और वो बताते हैं कि प्रारंभ में ये जो चेतना होती है वो केवल अपने भौतिक आधारों के प्रति ही चेतना होती है, उनको व्यक्त करने की चेतना होती है। लेकिन एक विकास क्रम में जाके ये चेतना जो है आगे अपने स्वतंत्र विभिन्न रूपों को भी विकसित करती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राणवान मानव को केंद्र में रख के उसके ऐतिहासिक विकास को उसकी भौतिक परिस्थितियों के समानांतर देखते हुए या भौतिक परिस्थितियों के विकास के साथ साथ विकसित होते हुए देखते हैं मार्क्स, और इस बात को अपने इस दूसरे खंड में प्रस्तुत करते हैं। और इससे भिन्न जो अवधारणाएं हैं उन सारी अवधारणाओं को जो दूसरे दार्शनिकों की हैं उन्हें काटते हैं। वो यहाँ ये भी कहते हैं कि काल्पनिक चिंतन जो है वो भी विकास क्रम में एक पीरियड में विकसित होने लगता है। और ये काल्पनिक चिंतन जो है, इसमें हम बहुत से विचारों को विकसित करने लगते हैं जिनका यथार्थ से मेल नहीं भी होता है, लेकिन हम अपने लॉजिकल आर्गुमेंट्स के जरिए उन बातों को स्थापित करने की कोशिश करते हैं। तो मार्क्स यहाँ कहते हैं ये जो परिकल्पनात्मक चिंतन है इसकी पुष्टि भी यथार्थ से होती है, और जब ये यथार्थ में उतरता है तो अपने आप में वो विचार जो यथार्थ में जाते हैं, यथार्थ का विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं, और या मनुष्य जो प्रैक्टिस करता है, क्रियान्वित करता है अपने विचारों को, उसके द्वारा ये विचार जो दर्शन के क्षेत्र के विचार होते हैं ये फिर एक तरह का विज्ञान बन जाता है। और ये विज्ञान का विकास जो है मानव समाज के विकास क्रम को सही ढंग से व्यक्त करता है। तो जैसे अन्य विज्ञान है उसी तरह से दर्शन भी अपनी परिकल्पनाओं की पुष्टि के लिए एक विज्ञान के रूप में सामने आता है। अब इसी में वो आगे चर्चा करते हैं कि मानव की मुक्ति का सवाल जो हम देखते हैं कि मानव की मुक्ति की बहुत चर्चा उस समय यूरोप की जगत में होती थी, फ्रीडम की बात होती थी। तो मार्क्स फ्रीडम एंड नेसेसिटी के रिलेशंस में इसको देखते हैं और वो कहते हैं कि अगर मनुष्य की नेसेसिटीज पूरी नहीं है तो वो फ्रीडम की ओर नहीं बढ़ता है। तो मार्क्स यहाँ समझाने की कोशिश करते हैं कि जो व्यक्ति रोटी, कपड़ा, मकान जैसी बुनियादी आवश्यकताएं प्राप्त कर लेता है उसके बाद ही वो अपनी फ्रीडम को एंजॉय करता है। यानी भौतिक यथार्थ में जो उसके जीवन के लिए आवश्यक है उन चीज़ों की उपलब्धि के बाद ही वो प्राप्त करता है फ्रीडम। और इसलिए फ्रीडम प्राप्त करने की लड़ाई जो है वो पूरे समाज में जो भौतिक
परिस्थितियों का विकास है, उत्पादन का विकास है, उसके एक निश्चित चरण में पहुंचने की डिमांड करता है। और इसके लिए फिर वो उस आदर्श की व्याख्या करते हैं जिसे वो कम्युनिज्म के रूप में बताने की कोशिश करते हैं कि, और ये कहते हैं कि कम्युनिस्ट के लिए जो प्रमुख काम है वो दुनिया का रूपांतरण है, दुनिया को बदलना है। हम लोग व्यवहारिक भौतिकवादी हैं। व्यवहारिक भौतिकवादी यानी हम यांत्रिक भौतिकवादी नहीं है कि दुनिया अपने आप बदल जाएगी। मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है, परिस्थितियों में उसका निर्माण होता है, लेकिन ये भी सच है मार्क्स के लिए कि मनुष्य ही परिस्थितियों को बदलते हैं। अब मनुष्य परिस्थितियों को बदलते हैं तो वो एक कम्युनिस्ट के सामने चुनौती रखते हैं इस बात की कि वो व्यवहारिक भौतिकवादी के रूप में विश्व का क्रांतिकरण करे, क्रांतिकारीकरण करे, यानी विश्व को परिवर्तित करे और व्यवहारिक रूप से जो तत्कालिक भौतिक परिस्थितियां हैं, यथार्थ है, उसके लिए चुनौती बने और उस पर प्रहार करते हुए नए समाज का निर्माण करें। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जर्मन आइडियोलॉजी के अंतर्गत प्रथम खंड में जहां वो फिलॉसफी के विभिन्न एस्पेक्ट्स पे और जर्मन की उसकी विशिष्टता के रूप में बात रखते हैं और अन्य दार्शनिकों की आलोचना करते हैं, वहीं अपने दूसरे खंड में वो जो मनुष्य का विकास क्रम है और जिस तरह से वो विकसित होता है उसमें एक प्राणवान मनुष्य को इम्पॉर्टेंट मानते हैं और उसके व्यवहारिक क्रियाकलाप को इम्पॉर्टेंट मानते हैं और इसके द्वारा दुनिया को बदलने की व्याख्या की ओर अपने अंतिम निष्कर्ष को निष्कर्षित करते हैं। एक क्रांतिकारी के सामने, एक कम्युनिस्ट के सामने वो एक चुनौती रखते हैं, जो बात वो फायरवर्क की क्रिटिक में पहले भी कह चुके हैं कि सवाल दुनिया की व्याख्या का नहीं है, दुनिया को बदलने का है। तो मानते हैं कि एक वैज्ञानिक के तौर पे मार्क्स को मानने वाले लोग इस दुनिया को बदलेंगे, कम्युनिस्ट लोग इस दुनिया को बदलेंगे। धन्यवाद।